अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुसब्बिर हसन है और जैसा कि आपको पता है कि इल्म चिवर के इस चैनल पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे एएमयू 9th एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ को। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं साइंस का अगला चैप्टर लेकर हाजिर हुआ हूँ। चैप्टर है हमारा स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। ठीक है, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम जो है ये नई एनसीईआरटी के हिसाब से डिलीटेड चैप्टर है, यानी पुरानी जो बुक थी उसके अंदर था ये। ठीक है, लेकिन देखा क्या गया है कि पिछले कुछ सालों में जो चैप्टर डिलीटेड है क्वेश्चन उससे भी 9th इंटरेस्ट में पूछा जा रहा है। हालांकि स्टार्स एंड सोलर सिस्टम से नहीं आया है, लेकिन केमिस्ट्री में या बायोलॉजी के कुछ ऐसे चैप्टर है जो डिलीट हो गए थे, लेकिन सवाल वहां से आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए हम ऐसी कोताही ना करें कि फिजिक्स का जो डिलीटेड चैप्टर है उनको छोड़ दें। इसलिए हमने क्या किया है कि जो डिलीटेड चैप्टर थे उनको भी डिस्कस करने का सोचा है। ठीक है, समझ में ये बात है कि नहीं? एक बात और बतानी थी कि इसकी पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है मेरे पास। अगर किसी को नहीं मिल रहा हो, अगर गूगल वगैरह पे, तो नीचे कमेंट कर देना, हम कोशिश करेंगे कि उसकी पीडीएफ जो है वो लिंक में डाल दी जाए। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? या आप हमसे रब्ता कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। हम जो है कोशिश करेंगे कि उसकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाए। ठीक है, अगर पढ़ने की ज़रूरत हो तो। किस चीज़ की? स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, जो एनसीईआरटी के पीडीएफ है वो। ठीक है, चलते हैं पहले सवाल की तरफ। चूंकि ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर सवाल आ गया तो हम उसको क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कुछ इस तरीके से कि एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। कह रहा है कि एस्टेरॉइड्स जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले समझो एस्टेरॉइड्स था क्या। अगर प्लेनेट के ऑर्डर को देखो, पढ़ते हैं ना सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? सोलर सिस्टम में सन आता है और उसके साथ जितने भी एसोसिएटेड हेवनली बॉडीज है, जैसे कि प्लेनेट हो गया, मून्स हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गया, है ना, मेटियोर्स, कॉमेट्स वगैरह, वो सब इसके अंदर आते हैं। सोलर सिस्टम में अगर देखोगे तो सबसे सेंटर पे क्या है? सन है। ठीक है, और इसके बाद इसके पहले ऑर्बिट में यहाँ पर क्या है? मार्स है। ठीक है, उसके बाद फिर गलत बोल गया, पहले मरकरी है, मरकरी है, फिर उसके बाद क्या है? वीनस है, फिर उसके बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स है। ठीक है, मार्स के बाद फिर आता है यहाँ पर क्या? जुपिटर, जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर यूरेनस एंड नेपच्यून, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये प्लेनेट का ऑर्डर है। मतलब अगर इधर से इधर की तरफ जाओगे तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये पूरा सर्कुलर है, ऐसे चारों तरफ होगा सन के। ठीक है, तो स्पेस कम ले इसलिए मैंने एक तरफ बना दिया है। तो ये ऑर्बिट ऐसे पूरी कंप्लीट होगी, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, चलो खैर। तो कहना ये चाह रहा था कि ये जो हमारा मार्स और जुपिटर है ना, ये जो मार्स और जुपिटर का हिस्सा है, इसके बीच में रॉकी बेल्ट है। क्या है? मतलब कुछ छोटे छोटे हिवनली बॉडीज पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हिवनली बॉडीज पाए जाते हैं किसके बीच? मार्स और जुपिटर का जो हिस्सा है उसके बीच में। ठीक है, इस बेल्ट को कहा जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट्स, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं इसको कहा जाता है एस्टेरॉइड्स। क्या बोला जाता है? एस्टेरॉइड्स। ठीक है, समझ बात है, क्या कहा जाता है? एस्टेरॉइड्स। तो सवाल यही था कि एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, तो क्या है? मार्स एंड जुपिटर। क्या हो जाएगा? मार्स एंड जुपिटर। इसमें बहुत सारी बातें और भी बता दिया हूं कि ऑर्डर क्या है। सन से अगर आप बाहर की तरफ जाओगे, ठीक है, तो सबसे पहला मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है और फिर नेपच्यून है। कोई डाउट यहाँ तक? एक बात और मैं बता दूं कि किसी भी प्लेनेट को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में जो टाइम लगता है वो उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है। क्लियर ना? तो ये जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है
ये दूरी बढ़ने पर बढ़ता है, यानी सबसे कम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मरकरी का है, उससे ज्यादा वीनस का है, उससे ज्यादा अर्थ का है, उससे ज्यादा मार्स का है, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो सबसे ज्यादा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन किसका है? नेपच्यून का है। समझ में आई बातें कि नहीं आई? तो ये बातें आप याद रखना, हो सकता हो आगे इस तरीके के सवाल आए। ऑर्डर भी याद रखना, कई बार ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है कि चौथा प्लेनेट कौन है, तीसरा प्लेनेट कौन है, दूसरा प्लेनेट कौन है, अर्थ का नियरेस्ट नेबर कौन है। ठीक है, तो अर्थ का देखो नेबर तो वीनस और मार्स दोनों है, लेकिन इसमें जो करीबी पड़ोसी है वो वीनस है। ठीक है, मतलब जो करीब का है, पड़ोसी तो दोनों है लेकिन वीनस जो है वो ज्यादा करीब है, और इनकी साइज भी लगभग अर्थ के ही बराबर है, इसलिए वीनस को ट्विन्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द प्लेनेट विच टेक्स द लीस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन इज। देखो सवाल आ गया ना कि जो वो प्लेनेट जिसको सबसे कम टाइम लगता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। तभी मैंने क्या कहा था कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दूरी बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, अभी हमने क्या कहा? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट increases on increasing distance from the sun। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सबसे कम किसका होगा? यानी टाइम, टी फॉर टाइम पीरियड, मरकरी का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मरकरी का सबसे कम है। उससे ज्यादा किसका होगा? वीनस का होगा। वीनस से ज्यादा किसका होगा? अर्थ का होगा टाइम पीरियड। अर्थ से ज्यादा किसका होगा? मार्स का होगा। ठीक है, मतलब ऐसी ही कहानी चलती रहेगी, और सबसे ज्यादा किसका होगा? नेपच्यून का होगा। क्लियर? मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना? तो वही सवाल है। तो यहाँ पर अब हम क्या कहेंगे? तो सवाल इस चारों प्लेनेट में अगर हम देखें, द प्लेनेट विच टेक्स लीस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन इन द सन इज, अराउंड द सन इज। तो क्या पहले देखो, सबसे पहले क्या आता है? मरकरी आता है। तो ये जवाब क्या हो जाएगा हमारा? मरकरी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जैसे जैसे प्लेनेट से दूरी बढ़ती है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ता है, तो लीस्ट टाइम किसको लगेगा? जो सन से सबसे ज्यादा करीब है। तो सन से सबसे ज्यादा करीब कौन है? मरकरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? A large number of small objects present between Mars and Jupiter and revolves around the sun। कह रहा है कि एक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट है मार्स से जुपिटर के बीच में, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है, ठीक है, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटियोर्स एंड मेटियोराइट्स। तो जवाब क्या है इसका? इसका जवाब है एस्टेरॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था एस्टेरॉइड्स क्या होता है, एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होता है, कहां पर प्रेजेंट है। तो जवाब क्या हो जाएगा? एस्टेरॉइड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेनेट ऑफ द सन। कह रहा है इनमें से कौन सन का प्लेनेट नहीं है। ठीक है, तो देखो 8 प्लेनेट है, उस 8 प्लेनेट में से देख लो सबसे अलग कौन है। तो सैटर्न है, मरकरी है, अर्थ है, ये सब तो प्लेनेट है। सीरियस जो है ये क्या है? ये स्टार है। ये क्या है? एक स्टार है ना। सीरियस क्या है? एक स्टार है। अर्थ क्या है? प्लेनेट है। ठीक है, सैटर्न क्या है? ये भी प्लेनेट है। और मरकरी क्या है? ये भी एक प्लेनेट है। तो 8 अगर याद है तो तुमको पता होगा कि सीरियस जो है क्या है? स्टार्स है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन इज आल्सो कॉल्ड। उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन को और हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन को हम और किस नाम से जानते हैं? तो देखो उर्सा मेजर जो है, उर्सा मेजर जो है, ठीक है, उर्सा मेजर जो है इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोला जाता है ग्रेट बियर। क्या बोला जाता है? ग्रेट बियर, है ना, बिग डिपर, एंड सप्तऋषि। ठीक है, ठीक है, ये उर्सा मेजर के ही दूसरे नाम है। याद रखना उर्सा मेजर क्या होता था मालूम है? उर्सा मेजर एक कॉन्स्टलेशन होता है।
कॉन्स्टलेशंस किसको कहते हैं? कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जिसको देखने पर एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न बन रहा होता है। समझ में बात है कि नहीं आई? शेप बन रही होती है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक पलटोगे या पीडीएफ देखोगे तो उसमें मिल जाएगा। तो उसका मेजर क्या है? एक कॉन्स्टलेशंस है। क्या है? क्या है? कॉन्स्टलेशंस हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्स्टलेशंस को किस और नाम से भी जानते हैं, वो क्या है? ग्रेट बियर, बिग डिपर एंड सप्तऋषि। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार पूछा है इसको। क्लियर? तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा हमारे लिए? उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन इज आल्सो कॉल्ड ग्रेट बियर। क्या कहलाता है? ग्रेट बियर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहे हैं वन लाइट ईयर इज इक्वल टू, वन लाइट ईयर क्या होता है? सबसे पहले मैं समझा दूं वन लाइट ईयर होता क्या है, ठीक है। वन लाइट ईयर क्या होता है, ठीक है। वन लाइट ईयर होता क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा दें। देखो वन लाइट ईयर जो है, मान लो अगर लाइट चलना शुरू करे तो पूरे 1 साल तक अगर वो चलता रहेगा तो जितनी दूरी तय करेगा उस दूरी को हम लोग कहते हैं वन लाइट ईयर। क्या कहते हैं? वन लाइट ईयर। तो वन लाइट ईयर क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस traveled by light in 1 year. It is the distance traveled by light in 1 year. ये वो दूरी है जो लाइट ट्रेवल करती है 1 साल में, ठीक है। 1 साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन लाइट ईयर बोलते हैं। तो बस समझ में आ गई क्या कहते हैं? वन लाइट ईयर बोलते हैं। इसका मतलब लाइट ईयर किसकी यूनिट हो गई? इसका मतलब लाइट ईयर किसकी यूनिट हो गई? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ऑफ, सॉरी यूनिट ऑफ, इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमी के अंदर यूज होता है, किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। अब कैसे पता करोगे? देखो मैं तरीका एक बताता हूं। लाइट की स्पीड कितनी है सबको मालूम है? स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, या बोल लो मीटर पर सेकेंड में अगर लिखोगे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोमीटर मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। तो लाइट की स्पीड इतनी होती है, ठीक है। अब तुमको पता करना हो वन लाइट ईयर की कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। वन लाइट ईयर जो है उसकी कितनी वैल्यू होगी, तो बताओ क्या निकाल लोगे? स्पीड इनटू टाइम क्या देता है? डिस्टेंस देता है। तो देखो हमने लिख लिया यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिख लिया इसको 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। और इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में 24 घंटा, हर 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से ये क्या आ जाएगा? तुम्हारे पास लाइट ईयर की वैल्यू आ जाएगी। समझ में बात है नहीं? क्या आ जाएगी? लाइट ईयर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से, चलो देख लेते हैं इनको। ये आता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, या कह लो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। 9.46 इंटू 10 की पावर 12 ये मीटर में है, यहाँ यूनिट गड़बड़ है, और यहाँ पर ये मीटर होता तो सही हो जाता, यहाँ भी यूनिट गड़बड़ है, ठीक है। तो इस तरीके की गड़बड़ी जो है इसके अंदर है, ठीक है। समझ में आई बात है? चलो खैर, ये बात समझ में आ गई। तो ये सवाल जो है वो डिलीट हो गया होगा क्योंकि ऑप्शन जो है वो गड़बड़ है, ठीक है। तो ये सवाल क्या हो गया होगा? डिलीटेड होगा, ठीक है ना। क्या होगा? डिलीटेड होगा, ठीक। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, तरीका क्या होगा इसका, कैसे निकाल लोगे। अगर वैल्यू याद नहीं है तो, याद हो तो ज्यादा बढ़िया है, याद हो तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं याद हो तो इस तरीके से निकाल लोगे। कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या हमारे लिए ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंडियन सैटेलाइट। कह रहा है इनमें से कौन इंडियन सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, इंडियन सैटेलाइट नहीं है। तो अब देखो ये वाली चीजें जो है ये याद करने वाली है कि आपको याद है या नहीं है। ठीक है, इसमें फिजिक्स की या साइंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको याद रखना है कि कौन से सैटेलाइट इंडिया ने भेजे हैं, कौन से सैटेलाइट इंडिया ने नहीं भेजे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता दूं, इनसेट जो है ये भी सैटेलाइट है और इंडियन सैटेलाइट है। ये भी सैटेलाइट क्या है, इंडियन है। इडुसेट जो है ये भी सैटेलाइट है और वो इंडियन है। ठीक है, इंडियन सैटेलाइट है, ये भी है। कल्पना फर्स्ट जो है ये भी इंडियन सैटेलाइट है। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं आई। ठीक, ये जो नासा है ये क्या है, एजेंसी है, मतलब जो अमेरिका के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर इसरो है ना, वैसे ही अमेरिका के अंदर नासा है। ठीक है, समझ में बात है। ये सैटेलाइट वगैरह भेजने का काम करती है, ये सैटेलाइट है ही नहीं, ये सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये नासा की क्या है, स्पेस एजेंसी है या कह लो एकेडमी है, जहाँ से सैटेलाइट वगैरह वो लोग भेजते हैं, यानी स्पेस के बारे में वहाँ पर रिसर्च करते हैं। इंडिया के अंदर है ना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे उसी तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की। ठीक है, तो नासा जो है वो सैटेलाइट नहीं है। तो इसमें पूछा था विच ऑफ दिस इज नॉट एन इंडियन सैटेलाइट, तो वो है नासा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मेटियोर बर्न्स अप ऑन एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू। कह रहा है कि जब जो मेटियोर्स होते हैं, जो मेटियोर्स होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करते हैं तो वो जल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले समझो मेटियोर्स होता क्या है। तो देखो, जैसे ये अर्थ है, मान लो अगर ये अर्थ है और ये अर्थ की एटमॉस्फेयर है, ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ है। ये क्या है, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ है। अब एटमॉस्फेयर में क्या होगा, हवा होगा। ठीक है, ये तो अर्थ है, ये तो अर्थ है, ये अर्थ है। अब एटमॉस्फेयर में क्या है, हवा है। मेटियोर्स होता क्या है कि बाहर से कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। जब ये एंटर करता है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो स्पीड जब बहुत ज्यादा होती है तो एटमॉस्फेयर की हवा से ये जब ये एंटर करता है यहाँ पर बहुत हाई स्पीड से, है ना, बहुत ही हाई स्पीड से जब ये एंटर करता है, इसके अंदर जब एंटर करता है तो उस हाई स्पीड की वजह से एयर में, एटमॉस्फेयर में यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। और इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। तो इसी हीट की वजह से ये क्या होने लगता है, मेल्ट करने लगता है। ठीक है, और थोड़ी देर बाद ये खत्म हो जाता है। कभी कभार इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, तो यही जो मेटियोर है जब ये पूरा नहीं जल पाता तो जमीन पर पहुंच जाता है, जमीन पर पहुंच जाता है। और वो हिस्सा जो जमीन पर पहुंच जाएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटियोराइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटियोराइट्स बोलते हैं। तो मेटियोर्स का वो हिस्सा होता है जो जमीन पर पहुंच जाता है अगर वो कंप्लीटली मेल्ट नहीं किया तो। समझ में आई बात है कि नहीं आई, दोबारा सुनो मैंने क्या कहा। मेटियोर जो है कुछ इवनली बॉडीज हैं इस तरीके के छोटे छोटे जो हाई स्पीड से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। ठीक है, उसकी हाई स्पीड की वजह से इतना ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर की एयर से कि वो क्या हो जाता है, ग्लो करने लगता है और हीट की वजह से मेल्ट कर जाता है। ठीक है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है। कुछ लोग इसको जो है शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं, हालांकि ये स्टार्स नहीं है, समझ बात है। ठीक है, क्योंकि चमकता है ना तो लोग बोल देते हैं टूटता तारा या शूटिंग स्टार्स, लेकिन एक्चुअली में ये शूटिंग स्टार्स नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब वो उसकी साइज कभी बड़ी होती है तो कंप्लीटली जब वो मेल्ट नहीं कर पाता है तो उसका कुछ हिस्सा जमीन पर पहुंच जाता है। वो हिस्सा जो जमीन पर पहुंचता है उसको हम लोग मेटियोराइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो सवाल ये था कि मेटियोर बर्न्स अप ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू, यानी कि मेटियोर जो है वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो वो बर्न हो जाता है, खत्म हो जाता है, जल जाता है। किसकी वजह से, सोलर रेडिएशन की वजह से, हीट ऑफ द अर्थ की वजह से, एक्सेसिव फ्रिक्शन की वजह से, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो क्या होगा जवाब, एक्सेसिव फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सेसिव फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से वो बर्न हो जाता है, मेल्ट कर जाता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द फोर्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन इज, है ना, सन की तरफ से चौथा प्लेनेट कौन सा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सन था। ठीक है, सन के बाद सबसे पहला क्या था, मरकरी।
है ना। उसके बाद क्या था, वीनस, ठीक है। फिर कौन था, अर्थ, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है, मार्स। तो चौथे नंबर पे कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बताया था पीछे। तो चौथे नंबर पर कौन है, मार्स है। चौथे नंबर पर कौन है, मार्स है। तो जवाब क्या हो जाएगा, मार्स। आगे का हिस्सा मालूम ही है, मार्स के बाद आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, है ना। उसके बाद क्या आता है, जुपिटर, सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून, है ना। ठीक है, तो ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां प्लेनेट है सन के हिसाब से। ठीक है, तो जवाब मिल गया, फोर्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन इज मार्स। ठीक है, यानी सन से प्लेनेट का जो ऑर्डर है वो याद होना चाहिए। बस समझ में आ गई, क्योंकि ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, ठीक है। देखो अर्थ जो है ना अपने एक्सिस पर रोटेट होता है पूरब, पश्चिम से पूरब की तरफ, इसीलिए बाकी चीजें जमीन पर से देखने में पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। क्या मतलब है, जैसे ये अर्थ है ना, अर्थ, ठीक है। अर्थ की ये एक्सिस है, हल्की टिल्टेड है, हालांकि मैं अभी सीधा बना दिया हूं। इधर नॉर्थ पोल होता है, इधर साउथ पोल होता है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ये अपने एक्सिस पर जमीन जो है, कौन, जमीन जो है पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसे रोटेट करती है, यानी अपने एक्सिस पर ही ऐसे घूम रही होगी। बस समझ में आ गई। इसी वजह से जो बाकी चीजें हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं तो उससे तुम्हारे समझ में आएगा। जैसे ट्रेन पर बैठती हो और ट्रेन से बाहर की दुनिया को देखते हो, तो ट्रेन जब आगे जा रही होती है तो बाकी की दुनिया पीछे जाती हुई दिखाई देती है। तो सेम ऐसी ही कहानी है कि जमीन रोटेट हो रही है और हम जमीन के ऊपर हैं। सूरज को देखते हो, सूरज किधर जाते हुए दिखाई दे रहा है, सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जमीन जो है उल्टा घूम रही होगी। समझ में बात है, मतलब सूरज इधर जा रहा है, इसका मतलब जमीन इधर जा रही होगी। तो सूरज पूरब से पश्चिम जा रहा है तो जमीन पश्चिम से पूरब आ रहा होगा। ठीक है, ये रिलेटिव फिनोमेना होता है कि जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे को देखते हैं तो वो उल्टी दिशा में जाते हुए दिखाई देगा। ठीक है, अगर वो स्टेशनरी है तो। ठीक है, खैर इतनी बात समझ में आ गई। तो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, बाकी रिलेटिव फिनोमेना में और भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, उतने चक्कर में नहीं पड़ना है हमें। तो याद रखना है अर्थ किधर से किधर रोटेट करता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लाइट एयर इज यूज टू एक्सप्रेस। कह रहा है लाइट एयर का यूज किया जाता है किन क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। ऑप्शन है डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर एंड स्पीड। अभी मैंने बताया था लाइट ईयर क्या होता है, वो लाइट ईयर क्या होता है, वो दूरी है जो लाइट एक साल में ट्रेवल करेगा। इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो 1 लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है जो एस्ट्रोनॉमी के अंदर इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज अबाउट। कह रहा है जो अल्फा सेंचुरी है, अल्फा सेंचुरी है उसकी दूरी हमसे कितनी है। तो अल्फा सेंचुरी क्या है बेसिकली सुन लो थोड़ा सा। अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी है ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स है। क्या है ना, ये ग्रुप ऑफ 3 स्टार्स है। कौन, ग्रुप ऑफ 3 स्टार्स है। अब इसमें 3 स्टार्स कौन कौन है, सुनो। उसमें 3 स्टार जो है वो है अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी ए, ठीक है। दूसरा है अल्फा सेंचुरी बी एंड तीसरा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी एंड अल्फा सेंचुरी प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, अब इनमें से जो तीनों स्टार्स है ना ये बहुत करीब करीब है, ऐसे बहुत करीब करीब है रिलेटिवली। मतलब जमीन से देखने पे ऐसा लगता था जैसे पहले तीनों की सेम स्टार्स है, लेकिन बाद में ये ऑब्जर्व किया गया ये जो प्रोक्सिमा है ना ये सन से, अर्थ से करीब है। कौन, जो प्रोक्सिमा है, प्रोक्सिमा है वो अर्थ से ज्यादा करीब है।
ठीक है, प्रोक्सिमा जो है वो अर्थ से ज्यादा करीब है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि सन के बाद कौन सा स्टार है जो अर्थ के सबसे ज्यादा करीब है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। लेकिन पुरानी एनसीईआरटी देखोगे ना तो उसमें सीधे अल्फा सेंचुरी लिखा हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि पहले ये तीनों एक जैसा लगता था देखने में, लेकिन जब देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, कि ये एक्चुअली में तीन स्टार्स है, तो उसमें से जो प्रोक्सिमा है वो ज्यादा करीब है। ठीक है, समझ में बातें। अगर प्रोक्सिमा ऑप्शन में नहीं होगा तो हम अल्फा सेंचुरी लगा देंगे, टिक कर देंगे, लेकिन एक्चुअली में प्रोक्सिमा सेंचुरी ज्यादा करीब है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से यहां तक लाइट को आने में जो है ना 4.3 लाइट ईयर लगता है। कितना? 4.3 लाइट ईयर लगता है। अब यहाँ पर मजे की चीज है, देखो 4.3 लाइट ईयर का मतलब 4.3 ईयर तक लाइट चलता रहे तो जो दूरी तय करेगा वो क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी है, या कह लो अल्फा सेंचुरी की दूरी है। समझ में बात है। करेक्ट आंसर क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। खैर, तो यहाँ पर अल्फा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो 4.3 लाइट ईयर है। यहाँ पर एक चीज और मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा कि एक बात बताओ, सबसे करीब सन है, उसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी से जो लाइट आती है लगभग 4.3 लाइट ईयर में आता है। तो सोचो, अभी जो हम रातों में स्टार्स को देखते हैं, ठीक है, वो तो और भी दूर होंगे। यानी वहां से आने वाली लाइट जो है हम तक उस दिन पहुंच रही है जिस दिन हम देख रहे हैं उसको। यानी वो लाइट कई साल या कई सौ साल पहले चला होगा। ठीक है, यानी कि आप स्काई के अंदर जो स्टार्स को देखते हैं वहां से वो लाइट सदियों पहले चली थी और आप तक आज पहुंची है। बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी कि आप जो स्टार्स को देख रहे होते हैं वो हकीकत में पास्ट को देख रहे होते हैं। समझ में आई बात है कि नहीं आई? ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज अबाउट। कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर में है, हवा में जो है वो कितना होता है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होता है वो होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा, पीछे मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हेलिस कॉमेट्स विल नॉट बी विजिबल इन द एयर। कह रहा है हेलिस कॉमेट जो है कितने साल में कब जो है अगला दिखाई देगा? तो हेलिस कॉमेट जो है एक तरीके कॉमेट्स है, लास्ट ईयर जो है 1976 या 86 में दिखा था। ठीक है, तो अब जो अगला दिखने वाला है वो 2026 में दिखने वाला, 2062 में दिखने वाला है, यानी 2062 में अगला हेलिस कॉमेट जो है वो दिखने वाला है। ये सब चीजें याद करने की है। ठीक है, ये सब चीजें याद करने की है। ठीक है, जितना जल्दी याद कर लो उतना बढ़िया है। ठीक, रटने वाली चीज है, इसमें फिजिक्स कुछ नहीं है। खैर, तो अगला हेलिस कॉमेट्स कब दिखेगा? 2062 में दिखेगा। द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज। कह रहा है इनमें इन जो सोलर सिस्टम है उन सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है? तो सबसे बड़ा प्लेनेट जो है वो जुपिटर है। ठीक है, ये भी याद रखने वाली चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। समझ में बात है कि नहीं? सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। कह रहा है इनमें से कौन सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है? तो देखो, सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड्स आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, कॉमेट्स आते हैं, मेटियोर्स आते हैं। क्वासर्स जो है ये सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉट द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वासर्स। ठीक है, समझ बात है कि नहीं है? तो क्वासर सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं 17। नेक्स्ट है कि मेटियोराइट्स इंडिकेट्स। मेटियोराइट्स क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, तो मेटियोराइट से क्या पता चलता है? एक्चुअली देखो, कलर ऑफ स्टार्स, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड साइज। एक मिनट रुको।
हम्म बताया जा रहा था कि जुमा है, जुमा का टाइम हो रहा है। चलो तो मैं देर न करते हुए जल्दी से इसको खत्म करते हैं। चलो, तो क्या है देखो, कह रहा मेटियोर्स क्या इंडिकेट करता है। देखो एक्चुअली ये जो सवाल है ना, इसमें मुझे गड़बड़ी लग रही है। क्यों? कह रहा कि मेटियोर क्या दिखाता है। ठीक है, कलर ऑफ द स्टार्स नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कलर ऑफ द स्टार्स को दिखाए। समझ में बात है कि नहीं आई? डिस्टेंस को दिखाए। कैसे पता चलेगा मेटियोर्स कितनी दूरी से आया है? क्लियर ना? बस समझ में आ गई? तो थोड़ा सा इसके अंदर गड़बड़ है, इस सवाल को लीव कर देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डायमीटर ऑफ द अर्थ इज, एवरेज डायमीटर ऑफ अर्थ जो है वो कितना होता है? देखो मैं बता दे रहा हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? अर्थ का रेडियस कितना है? अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर, तो डायमीटर होगा 2 इंटू 6400, यानी कि 12800 किलोमीटर, यानी इतना किलोमीटर होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाली बात है, ये हो जाएगा 12,800 किलोमीटर। तो डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है? 12,800 किलोमीटर। ठीक है, 19, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, द एस्टेरॉयड बेल्ट इज फाउंड इन द लार्ज गैप बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, क्या एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है एक लार्ज गैप के बीच, और वो गैप किसके बीच में है? मरकरी, वेनस और मरकरी के बीच, मार्स एंड जुपिटर के बीच, जुपिटर और सैटर्न के बीच, सैटर्न एंड नेपच्यून के बीच। ये पहले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो जवाब क्या हो जाएगा? मार्स एंड जुपिटर के बीच। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द कॉन्स्टलेशंस उर्सा मेजर इज आल्सो नोन एज, ये भी पीछे रिपीटेड क्वेश्चन है। उर्सा मेजर को किस किस नाम से जानते थे? तो उर्सा मेजर को जानते थे हम लोग किस नाम से? ग्रेट बियर, बिग डिपर, सप्तऋषि, है ना? अब देखो यहाँ पर तीनों ऑप्शन है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। तो कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट बियर, बिग डिपर एंड सप्तऋषि बोलते हैं। ठीक है, 21, द प्लेनेट विच लाइज बिटवीन सैटर्न एंड नेपच्यून इज, तो कह रहा है वो प्लेनेट जो सैटर्न और नेपच्यून के बीच में आता है वो क्या है? फिर से देखो ऑर्डर वाला सवाल आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आता था देखो मरकरी, मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर मार्स। ठीक है, फिर आता था जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून। तो क्या पूछा था? यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून के बीच में क्या आता है? तो सैटर्न और नेपच्यून के बीच में क्या आता है? तो जवाब हो जाएगा यूरेनस। क्या आता है? यूरेनस। तो जवाब क्या हो जाएगा? यूरेनस। ठीक है, द प्लेनेट विच लाइज बिटवीन द सैटर्न एंड नेपच्यून इज यूरेनस। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो इस चैप्टर में यहीं तक रहेंगे। हालांकि ये चैप्टर जो है वो डिलीटेड है, लेकिन कुछ चैप्टरों के अंदर हमने देखा है ऐसा ट्रेंड है कि पिछले डिलीटेड पोर्शन से भी सवाल आ रहे हैं, इसीलिए हमने उसको जहन में रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ा दिया। हालांकि रिसेंट में इनसे कोई सवाल नहीं आया है। ठीक है, समझ बातें? और फिर से कि ये हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, इस साल भी इंशाल्लाह हम लोग जो है हाइब्रिड मोड में जो है मे बी 1 दिसंबर वगैरह के आसपास से जो हम लोग बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिनको भी ज्वाइन करना हो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। फ्रंट पेज पर जो थंबनेल होता है या जो इसी स्लाइड की पहली स्लाइड होती है वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, टिल देन ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं इंशाल्लाह, अब मैथमेटिक्स के कुछ पोर्शन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।